फेफड़ों की जो प्रयोजन प्रकृति ने की है वो सिर्फ कार्बन निकालने के लिए है और ये भूचर प्राणी मात्रा होती है उनके लिए ये व्यवस्था होती है। इसीलिए इस खून के अंदर भटकने वाले जो कार्बन की मात्रा की तपासनी यानी टेस्टिंग कोई पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी नहीं करती है। जब उसका फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है तब उसका प्रमाण नापा जाता है, लेकिन कार्बन नाप के क्या करेंगे, उसको निकाल तो नहीं सकते, उसका प्रमाण कम भी नहीं कर सकते, तो वो नापते भी नहीं। क्यों नापते नहीं है? कार्बन का प्रमाण खून में है तो नापना चाहिए। वही खून में बहने वाला कार्बन धूल शरीर में कई बीमारियों का कारण कैसे बनता है, इस कार्बन को बाहर निकालने का कोई पर्याय नहीं है। अन्यथा खून में बेवजह घूमने वाले कार्बन और रसायनों के साथ मिलकर अलग अलग रासायनिक संयुगे बनते हैं, फिर उसे फेफड़े बाहर निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रकृति ने शरीर की आयु और स्वास्थ्य की कुंजी मन के स्वाधीन की है, लेकिन प्रापंचिक चंगुल में फंसे रहने से मन को ये काम फिजूल लगता है और ध्यान देकर प्राणायाम करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय के तहत अभी हम भाग क्रमांक 26 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अर्थात इसके पहले शरीर में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है इसे हमने भाग क्रमांक 24 में देखा है, और हमारा शरीर चलाने के लिए औसत कितनी ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं को पैदा करनी पड़ती है उसे हमने भाग क्रमांक 25 में समझ लिया है। ये दोनों भाग आप जरूर देखें। तब अब इस भाग में कौन से अंतर इंद्रियों द्वारा ऊर्जोत्पत्ति के दौरान उत्पादित होने वाले कार्बन से मलिन होने वाला ये खून और उसकी शुद्धि का कार्य प्रकृति कौन सी योजना से करने की व्यवस्था उसने की है। शरीर में ऊर्जा निर्मित के दौरान उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त मल या खून को मलिन करने वाला जो कार्बन है उसको बाहर निकालने के लिए प्रकृति ने दो प्रकार के निस्सारक संस्था प्रणाली बनाई है। एक अंतर्वर्ती मूत्र विसर्जक संस्था है, उसका प्रधान इंद्रिय किडनी गुर्दे होते हैं, और दूसरा श्वसन संस्था है, उसका प्रधान इंद्रिय फेफड़े होते हैं। ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान खून में मिश्रित होने वाला कार्बन और पानी दोनों के कारण खून अशुद्ध होता है, गंदा होता है, मलिन होता है, धूल मिश्रित हो जाता है। इन दोनों अंतर्वर्ती इंद्रिय समुदाय के द्वारा शरीर में बनने वाला ये अशुद्ध खून बार बार शुद्ध करने की जो क्रिया अहोरात्र की जाती है। इस समस्या का निरंतर सक्रिय समाधान शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। ये दोनों इंद्रिय हमेशा स्वस्थ और सक्रिय क्रियाशील रहना बहुत जरूरी होता है। प्राकृतिक रूप से शरीर स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति तंत्र किस प्रकार कार्य करता है ये जानना जरूरी होता है। इसलिए हम अभी पहले किडनी की कार्यप्रणाली कैसे होती है, चलती है, ये जाने बगैर उसकी हम देखभाल कैसे करेंगे, उसको हम स्वस्थ कैसा रखेंगे, ये जानना, उसके उपाय करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये जानेंगे वही वो आसान होता है। अभी किडनी की कार्यप्रणाली कैसे कार्यमग्न रहती है ये जानना है तो शरीर के ये जो गुर्दे है किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके दो भाग होते हैं, एक दाया और एक बाया, दो किडनियां होती है, और ये सीधे नाभि के स्थान के पीछे रीढ़ के हड्डी को लग के छोटे हाथ को पीछे ये सीधी तौर पर इड़ा पिंगला रक्त वाहिका को जुड़े हुए होते हैं। जो रक्त पिंगला नाड़ी से आता है उसमें से अशुद्ध रसायन जो द्रवीभूत होते हैं उसे अवशोषित करके एक किडनी मूत्राशय में जमा करती है, और पिंगला इड़ा नाड़ी से जो रक्त आता है उसकी स्वयं चलित यंत्रणा चलाने के लिए विनियोग करती है। वो ऊर्जा भी उत्पन्न करती है और वो फिर अशुद्ध रक्त होने के बाद फिर वो पिंगला नाली में जमा होता है और फिर की भी शुद्धि होती रहती। ऊर्जा उत्पादन के दौरान या भोजन से पानी में घुलनशील अन्य जो भी रसायन अवशोषित किए जाते हैं और खून में भरे जाते हैं उनके अतिरिक्त प्रमाण को एक किडनी मूत्र के रूप में बाहर निकाल कर फेंकने की व्यवस्था
करते हैं। गुर्दे खून से पानी में घुलनशील पदार्थ ही निकाल सकते हैं, इसलिए किडनी द्वारा खून शुद्धि का काम आधा ही होता है। उनमें जो भी रसायन द्रव रूप में होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं, वही एक किडनी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन जो भी पदार्थ पानी में अघुलनशील है, ऐसे पदार्थ को गुर्दे खून के बाहर निकालते नहीं है, निकाल सकते नहीं। पानी में जो घुलनशील होते हैं, मिसाल के तौर पर नमक है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, अतिरिक्त शर्करा, साथ अन्य जो भी घुलनशील रसायन होते हैं, उसे अवशोषित किया जाता है। जरूरत के मुताबिक खून में पानी और घुलनशील तत्वों का संतुलन भी बनाया रखा जाता है। अगर किडनी ने कुछ रसायन अतिरिक्त संवेदनशील यंत्रणा से अतिरिक्त होने के कारण बाहर निकाला भी है, लेकिन वो पहले उसे मूत्राशय यानी कि ब्लेडर में जमा करते हैं। ये ब्लेडर में जो मूत्र होता है वो 2-3 घंटे जमा रह सकता है, वो स्टोर रहता है। अगर उस दौरान शरीर को नमक की जरूरत पड़ती है या शुगर की जरूरत पड़ती है या किसी रसायन की जरूरत पड़ती है, तो इस मूत्र से भी वो ब्लेडर की ग्रंथियां अवशोषित करके खून में भर सकते, रिवर्सल प्रोसेस भी उसमें वो कर सकते हैं। इतना अपना शरीर प्रकृति ने स्वयं चलित बनाया हुआ होता है, क्योंकि एक किडनी को सीरीज में जुड़ी होती है और एक ही जगह से वो सब पूरा संतुलन करती है। पूरा ब्लड में एक ही वक्त संतुलित होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। शुगर होगी तो सब ब्लड में सरीकी होगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा होगी, कम होगी तो कम होगी। अगर कम होती है, स्वयंचलित संवेदन सिस्टम से मेंदु किडनी को आदेश देता है या मूत्राशय की ग्रंथियों को आदेश देता है कि उसमें से खींच के उनमें भरा जाए, तो ये सब क्रिया स्वयंचलित की जाती है, ऑटो सेंसर रहती है। ये सब तंत्र जो है बहुत स्वसंवेदक सेंसिटिव तंत्र होता है और प्रकृति वो स्वयंचलित उसको करती रहती है, यानी कि खून के घुलनशील घटकों को स्वचालित जांच करके किडनी उपरांत कार्य करती रहती है। क्योंकि कार्बन धूल जो होता है, दूसरा जो मलिन करने वाला घटक रहता है कार्बन, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, पानी में द्रवीभूत नहीं होता है, इसीलिए किडनी उसे बाहर निकाल नहीं सकती है। जब कार्बोनाइज अशुद्ध खून ये हृदय में आता है और हृदय में आने के बाद इस हृदय में आने वाले ब्लड के हर बूंद को पहले वो फेफड़ों में फेंके जाते हैं, भरे जाते, फेफड़ों के तरफ भेजे जाते हैं और फेफड़ों के सब ग्रंथि कोशिका उसे शुद्ध करने की कुशलता प्रकृति ने दी रखी है। इसीलिए वो फेफड़ों में आने वाले जो भी कार्बन अणु हैं, उन्हें बाहर फेंकने की प्रोविजन होती है और वो फेंका जाता है। वो कैसा, बाद में उसकी रासायनिक प्रक्रिया सब मैं आपको बताऊंगा। ये प्रकृति का विशेष नियोजन होता है। शरीर में ऊर्जा की जरूरत तो बहुत होती है और इस दौरान मलिन करने वाले कार्बन अणु की संख्या भी बहुत होती है कि हम जितना श्रम करेंगे, काम करेंगे, हिलेंगे, डुलेंगे और जो भी शरीर अपना स्वयंचलित तरीके से चलते रहता है, उसके लिए भी ऊर्जा, चेतना, शक्ति की उत्पादन हमेशा बनाए रखना पड़ता है, वरना शक्ति तो स्टोर नहीं होती है, शक्ति तो हमेशा पैदा होती है और हमेशा उसकी विनियोग भी किया जाता है शरीर के मार्फत, ये शरीर चलाने के लिए। इसीलिए अभी फेफड़ों का प्रक्रिया कैसे होती है, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो फेफड़ों में जो खून आता है उसका शुद्धिकरण प्रकृति ने करने के लिए, शरीर सचेत और चंचल गतिमान रखने के लिए ये शर्करा रेणुओं को तोड़कर ऊर्जोत्पत्ति व्यवस्था की है। हमारे शरीर में सभी ग्रंथियां इस काम में कुशल रहती है। जिधर भी उनको शुगर मिला तो वो तोड़ते रहती है। तोड़ने के लिए इंसुलिन का रसायन की भी जरूरत पड़ती है, वो बात अलग है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान खून में मिश्रित होने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ कार्बन है, उस जो पानी में घुलनशील नहीं होता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये रजकण के फॉर्म में कार्बन रहता है, उससे कोयला कहते हैं। कोयला हम अगर ग्लास में पानी लेके उसको डालेंगे, कोयले की पाउडर, तो वो कभी भी पानी काला होगा, इसका मतलब वो पानी में द्रवीभूत नहीं होता है। इसीलिए कोयला कभी भी पानी में द्रवीभूत नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता है। इसीलिए ऐसे कार्बन अणुओं को हटाने की जिम्मेदारी प्रकृति ने फेफड़ों के ऊपर सौंपी है। इसलिए प्रकृति ने हृदय से फेफड़ों तक जाने वाली जो रक्ताभिसरण वाहिका का जाल रहता है वो पूरा बदल दिया रहता है कि फेफड़ों के तरफ हृदय से जाने वाला जो खून रहता है वो अशुद्ध रहता है और फेफड़ों में घूम के जो वापस हृदय में आने वाला खून रहता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारा कुछ प्रमाण से कार्बन निकला हुआ रहता है, इसीलिए उसे
शुद्ध माना जाता है। हृदय में फिर से शुद्ध चैम्बर में आ जाता है और फिर वहां से वो पूरा शरीर के इड़ा नाड़ी में फेंका जाता है। तो ये रक्ताभिसरण संस्था शरीर के लिए अलग होती है और फेफड़ों के लिए अलग होती है। शरीर के तरफ जाने वाला जो खून की नालिका होती है उसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, और वापस आने वाला जो हृदय के तरफ नालिका रहती है उसे पिंगला यानी कि पीड़ा नाड़ी कहते हैं। लेकिन वही हृदय में आने के बाद हृदय से फेफड़ों की तरफ जाने वाला जो अशुद्ध रक्त है वो पिंगला नाड़ी रहती है, और वापस आने वाला जो खून रहता है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। वो ईड़ा चैम्बर में जाता है हृदय के। ऐसे ये जहां खून में बहने वाला जो कार्बन अणु रहता है वो फेफड़ों में भरे हुए हवा शुद्ध वायु के संपर्क में आता है। सांस जो हम लेते हैं नाक से, श्वसन संस्था से, जो फेफड़ों में पूरी भरी जाती है, ये जो शुद्ध हवा है उसमें ऑक्सीजन के रेणु होते हैं O2, और ये ऑक्सीजन के रेणु ब्लड में जो कार्बन अणु रहता है उसके साथ तुरंत संयोग करते हैं और उसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है। खून के अंदर का कार्बन और हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब संवेदन प्रणाली मस्तिष्क को बताती है फेफड़ों में भरी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, तब सांस बाहर छोड़ा जाता है और दूषित वायु यानी कि अपान बाहर निकल जाती है। फेफड़ों की ये जो एल्वियोली ग्रंथियां होती है, ये रासायनिक संयुक्त क्रिया केवल सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम पूरा करती है। अभी दिल की एक धड़कन जो काल है यानी कि एक धड़कन का काल अगर गिना जाए वो 1 सेकंड से भी कम काल रहता है, क्योंकि 1 मिनट में किसी का हृदय 60 ठो धड़कन देता है तो 70 देता है, किसी के 72 देता है, किसी के 80 देता है। तो ये 1 सेकंड से भी कम काल में ये एक स्ट्रोक में भरा हुआ ब्लड रहता है। फेफड़ों की ग्रंथियों के मेम्ब्रेन की ही कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बाहर छोड़ने की कुशलता प्रकृति ने प्रदान की है। ये काम सेकंड के पहले होना जरूरी होता है, क्योंकि आगे की धड़कन फेफड़ों की कोशिकाओं में भरा पहला जो खून होता है उसे धकेल कर वापस ईड़ा नाड़ी में फेंकते हैं। इस धक्के से जो शुद्ध होकर खून फेफड़ों से वापस दिल में लाने वाली वाहिका में आता है। इतने कम समय में खून से कार्बन के सभी अणु बाहर निकलते हैं क्या, इसकी गुणवत्ता समझना कठिन है। लेकिन अब इस खून को शुद्ध मानकर दिल यानी के हृदय शरीर के ईड़ा नाड़ी में फेंकता है। यह रक्ताभिसरण चक्र दिल की हर एक धड़कन के साथ निरंतर अहोरात्र 24 घंटे जन्म से लेके मरण तक, एवं जन्म से पहले गर्भ में भी हृदय धड़कते रहता है। उधर भी ये रक्ताभिसरण संस्था चलती रहती है। 3-4 महीने के बाद हृदय चालू हो जाता है, 4-5 महीने के बाद हृदय बन जाता है, हृदय की धड़कनें शुरू हो जाती है। सामान्य स्थिति में दिल की धड़कनें 1 मिनट में 60, 70, 72 बार धड़कता है। भागदौड़, कसरत, व्यायाम, परिश्रम करते वक्त यही दिल की धड़कनें 140 तक प्रति मिनट की तेजी से धड़कते हैं। ऐसी स्थिति में फेफड़े की कोशिकाएं खून से कार्बन के अणु कैसे इतने कम समय में हटा सकती है? कार्बन हटाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? ये रासायनिक क्रिया मन के ध्यान के बिना स्वचालित होती है। हमारे फेफड़े दोनों तरीके से चलने के लिए योग्य बनाए हैं प्रकृति के तरफ से। मन की उपस्थिति में भी मन से चलाया जा सकता है, और मन अनुपस्थित रहता है तब स्वचालित गति से भी ये काम प्रकृति करती रहती है। क्योंकि हृदय यानी कि दिल की धड़कनें स्वयंचालित गति से प्रति मिनट 60 से 70 बार धड़कते हैं। फेफड़ों में खून हर धड़कन से जाता ही है, लेकिन स्वचालित सांस की मात्रा से फेफड़ों में अधिकतम 50% कोशिकाएं ही सक्रिय हो सकती है। क्योंकि हमारी जो सांस लेने की गति 15 सांसों प्रति मिनट रहती है, उसका वॉल्यूम यानी कि प्रमाण भी बहुत कम रहता है। वो हमारे पूरे फेफड़ों में भरी नहीं जाती है। फेफड़ों के कोने कोने में हवा हमारी पहुंचती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमारे जो नॉर्मल सांसें चलती है उस वक्त हमारे ज्यादा से ज्यादा 30 से 40% ही एरिया हवा से भरा जाता है और फिर तुरंत ही उसे बाहर फेंका जाता है। इसीलिए ये खून से ज्यादा 50% कार्बन ही फेफड़े निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, ऐसे माना जाता है। 50% फेफड़ों की कोशिकाएं निष्क्रिय होने के कारण ये नियोजित काम कर नहीं सकते। हाँ, खून तो उनके पास जाता है, कार्बन भी उनके पास जाता है, लेकिन हवा उनके पास नहीं होने के कारण, तो उसका प्रमाण कम होने के कारण
ऑक्सीजन की मात्रा वहां अनुपस्थित होने के कारण कार्बन को बाहर निकाल नहीं सकते, तो वो कार्बन फिर से रक्तवाहिनी में घूमते रहता है। इसके कारण फेफड़ों का जो खून है 100% इस कार्बन धूल को बाहर फेंकने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन शेष बचा हुआ कार्बन धूल शरीर में बार बार घूमते रहता है, फिर भी खून से कार्बन की मात्रा फेफड़ों से नहीं निकाली सकती है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान पैदा होने वाला और खून में मिलने वाला एक कार्बन धूल शरीर के बाहर निकालने के लिए फेफड़ों के ग्रंथियों की सक्रिय सक्षमता जरूरी होती है। इसके अलावा खून से कार्बन के अणु को बाहर निकालने का कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। कोई एलोपैथिक दवा, आयुर्वेदिक काढ़ा या होम्योपैथिक गोलियां इस कार्बन को खून से बाहर निकाल नहीं सकती। प्रकृति का ये फेफड़ों की जो प्रयोजन की है वो सिर्फ कार्बन निकालने के लिए है, और ये भूचर प्राणी मात्रा होती है, उनके लिए ये व्यवस्था होती है। इसीलिए इस खून के अंदर भटकने वाले जो कार्बन की मात्रा की तपासनी यानी टेस्टिंग कोई पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी नहीं करती है। जब उसका फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है तब उसका प्रमाण नापा जाता है, लेकिन कार्बन नाप के क्या करेंगे? उसको निकाल तो नहीं सकते, उसका प्रमाण कम भी नहीं कर सकते, तो वो नापते भी नहीं। क्यों नापते नहीं है? कार्बन का प्रमाण खून में है, वो नापना चाहिए। वही खून में बहने वाला कार्बन धूल शरीर में कई बीमारियों का कारण कैसे बनता है वो भी हम अगले एक एक भाग में आपको बताते रहूंगा। क्योंकि ध्यान में रखे, हर बीमारी की जड़ ये कार्बन ही है, दूसरा कोई कारण शरीर में नहीं है जो शारीरिक बीमारी को पैदा करता है, क्योंकि ये कार्बन धूल शरीर के स्वचालित इंद्रियों की क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है और उन्हें निष्क्रिय बनाने का भी काम करता है। शारीरिक सभी बीमारियों के प्रकोप का ये एकमेव कारण है जो कार्बन खून में बार बार घूमते रहता है और अपना प्रताप दिखाते रहता है। अगर खून से ऊर्जोत्पादित कार्बन सही वक्त पर हटाया जाए, उसके लिए मेंदु के साथ मन को भी सक्रिय होने की जरूरत होती है। बुद्धि और मन की भूमिका यहाँ बहुत अहम होती है और दोनों को ये निभानी पड़ती है, क्योंकि फेफड़ों की सभी कोशिकाओं को सक्रिय रखने का काम ये मन ही कर सकता है। इसीलिए प्रकृति ने ये फेफड़ों का जो चलन है वो मन के स्वाधीन किया है, लेकिन इस क्रिया में होश से मन को ध्यान देकर और सचेत रहकर विशेष काम करना पड़ता है। लेकिन प्रकृति ने इस मन को खून शुद्धि के काम में मदद करने की अनुमति दी है। यह स्वतंत्रता प्रकृति ने मन को दी है, इसीलिए फेफड़ों के काम में मन दखलंदाजी करके ध्यान से दीर्घ और पूरा सांस भरकर खून शुद्धि के इस जटिल काम में प्रकृति की सहायता कर सकता है। अगर मन अन्य काम छोड़कर रक्त शुद्धि के काम पर ध्यान देगा तो खून में से सभी कार्बन धूल की मात्रा निकाली जा सकती है और शरीर निरोगी रखा जा सकता है। इसलिए मन को सावधान रहकर नियंत्रित सांसों से तद्रुप होकर ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करना पड़ता है। मन चाहे तो फेफड़ों के गुब्बारे में पूरे हवा भरकर सारे फेफड़ों की ग्रंथियों को सक्रिय कर सकता है और फेफड़ों की सारी कोशिका सक्रिय होकर ये कार्य क्षमता 100% तक बढ़ा सकती है। मन की सतर्कता में किए गया प्राणायाम से फेफड़े कार्बन धूल निकालने में सक्षम होते हैं और अपना काम जिम्मेदारी से निभा भी सकते हैं। इसीलिए मनुष्य ने ये प्राकृतिक नियोजन मन के स्वाधीन जो किया है उसे समझकर सचेत स्थिति में ध्यान मग्न होकर प्राणायाम करना जरूरी होता है, जिससे हवा की पर्याप्त मात्रा फेफड़ों में भरी जाएगी और खून से कार्बन की मात्रा जल्द से जल्द बाहर निकाल कर फेंकी जा सकती है। अन्यथा इस कार्बन को बाहर निकालने का कोई पर्याय नहीं है। अन्यथा खून में बेवजह घूमने वाले कार्बन और रसायनों के साथ मिलकर अलग अलग रासायनिक संयुगे बनते हैं, फिर उसे फेफड़े बाहर निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रकृति ने शरीर की आयु और स्वास्थ्य की कुंजी मन के स्वाधीन की है, लेकिन प्रापंचिक चंगुल में फंसे रहने से मन को ये काम फिजूल लगता है और ध्यान देकर प्राणायाम करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए नाइलाज से प्रकृति ये काम स्वचालित तंत्र से करती रहती है, लेकिन ये काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और फेफड़ों को ही करना जरूरी है। अगर उसमें फेफड़े एक काम करने में सक्षम नहीं रहेंगे तो कोई पर्याय नहीं है इस कार्बन को बाहर फेंकने का। लेकिन सारा खून शुद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए उसके परिणाम स्वरूप शरीर को भविष्य में कई प्रकार के रोगों की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसीलिए मन प्रकृति द्वारा दी गई ये स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे कर सकता है, ये बात आगे प्रकरण में अष्टांग योग शास्त्र अभ्यास के साथ हम विस्तार से बताई गई है। क्योंकि ये प्राणायाम क्रिया है, अष्टांग योग
से जुड़ी हुई है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। इसलिए मैं आगे के प्रकरण में सभी अष्टांग योग का विज्ञान शास्त्र, सब पतंजलि योग शास्त्र, सब मैं आपको वहाँ दीर्घता से और डिटेल में सविस्तर बताऊंगा, वहाँ आप समझ लेंगे। इसलिए मैं अभी इस अंतर्वर्ती इंद्रियों का ये जो प्रकरण है और ये 26वां भाग यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।